Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about endocrine system in further detail. You have studied endocrine system in your previous classes. You know that hormones act as chemical messengers. These are effective at low concentration. They transport signals from one cell to another. The target cells of hormones have got receptors, and organic substances of varying structural complexity act as hormones. There are mainly 5 groups of hormones. Steroid hormones, for example, hormones from adrenal cortex, testes, ovaries, etc. Protein hormone, for example, hormones from anterior pituitary gland, pancreas, etc. Catecholamines, for example, hormone from adrenal medulla. Amino acid derivatives, for example, thyroid hormones. Peptide hormones, for example, hormones from posterior pituitary gland, parathyroid, etc. Briefly, we are going to discuss about mode of hormone action. Protein hormones are unable to enter into the cell directly, so their receptors are present at the surface of the cell. Protein or peptide hormones attach with the receptors and they activate second messengers inside the cell. This second messenger can bring out changes in the cytoplasm, or it can go up till the nucleus and DNA and activate a particular gene so that the action of hormone can be done. ठीक है जी. कुछ चेंजेस ऐसी होती है सेकेंड मैसेंजर से जो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में हो जाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो कि डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के जरिए होती हैं. देन स्टीरॉयड हार्मोन्स, बेसिकली ये 2 मेजर कैटेगरीज हैं. प्रोटीन हार्मोन से मुराद वो हार्मोन्स हैं जो कि परमिएबल नहीं हैं, सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकते, प्रोटीन पेप्टाइड वगैरह. और स्टीरॉयड हार्मोन से मुराद वो हार्मोन्स हैं जो कि लिपिड बायलेयर में से गुजर सकते हैं. स्टीरॉयड अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर, तो स्टीरॉयड भी बिलोंग करता है लिपिड के ग्रुप को. तो लिपिड बायलेयर अपने भाई को गुजरने देगा स्टीरॉयड को, स्टीरॉयड हार्मोन अंदर चला जाएगा. अब जो स्टीरॉयड हार्मोन का रिसेप्टर है वो साइटोप्लाज्म में हो सकता है या न्यूक्लियस में किसी भी जगह मौजूद हो सकता है, जहां भी इसको मिलेगा रिसेप्टर. अब यहाँ पिछली डायग्राम में भी देखें, बेसिक चीज ये है कि हमेशा हार्मोन जो है उसकी शेप रिलेट करती है विद द 3D कन्फिगरेशन ऑफ द रिसेप्टर. तो ये पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ ही बाइंड करेगा. और ये जो स्टीरॉयड रिसेप्टर है ये मोबाइल रिसेप्टर है, ये फिक्स्ड रिसेप्टर है, इसको फिक्स्ड रिसेप्टर मैकेनिज्म भी कहते हैं और इसको मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म भी कहते हैं कि ये रिसेप्टर मूव करता रहता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है. अब कहीं भी होगा वो उसके साथ मिल जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स में मूव करके कहाँ चला जाएगा, इनसाइड द न्यूक्लियस. इट विल बाइंड विद द स्पेसिफिक साइट ऑन द क्रोमैटिड एंड एक्टिवेट मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन. उससे फिर ट्रांसलेशन होगी और सेलुलर रिस्पॉन्स होगा. ठीक है जी. सो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पे एक्ट करता है. इन योर फर्दर चैप्टर्स यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स. नाउ न्यूरोसेक्रेटरी रोल ऑफ हाइपोथैलेमस. जब ब्रेन पढ़ा था तो हमने ये डिस्कस किया था कि हाइपोथैलेमस जो है वो लिंक है बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. और जो हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं वो अपनी प्रोडक्शंस के जरिए मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं. मास्टर ग्लैंड एक्चुअली ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये फर्दर बहुत सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा है. थायराइड को, एड्रिनल कॉर्टेक्स को, टेस्टिस को, ओवरी को, पूरी बॉडी के ऊपर ग्रोथ हार्मोन के जरिए, या मेमोरी ग्लैंड्स को, या पेन रिसेप्टर्स को. ठीक है जी. सो ये वाले जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं ये डायरेक्टली अपनी प्रोडक्शन नहीं पहुंचा रहे पिट्यूटरी ग्लैंड तक, बट दे यूज अ पोर्टल सिस्टम. पोर्टल सिस्टम आपने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम में, जैसे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है कि एक कैपिलरी नेटवर्क है, वो वेन्स बनाएगा, फिर दोबारा पोर्टल वेन बनाएगा और फिर दोबारा कैपिलरी नेटवर्क बनाएगा. तो ये जो हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं इनसे स्पेसिफिक रिलीजिंग हार्मोन्स या फैक्टर्स ब्लड में आएंगे और ब्लड के जरिए दोबारा पहुंचेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के कैपिलरी नेटवर्क. यहाँ पे इन पर्टिकुलर एंडोक्राइन सेल्स को कंट्रोल करेंगे, और ये जो इन सारे हार्मोन्स की प्रोडक्शन है ये डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस है. ठीक है जी. लेकिन प्रोडक्शन यहाँ हो रही है वाइल इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ये देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी को डिफरेंट कलर से शो किया है जस्ट फॉर मेकिंग अ गुड बेटर कंसेप्ट, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को डिफरेंट कलर से. न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस have got long extensions up till the posterior pituitary, and they directly release their secretions here, which are just stored here, and whenever required they are released in the blood. Oxytocin और ADH की प्रोडक्शन कहाँ हो रही है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस में.
स्टोर कहाँ हो रहे हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। रिलीज कहाँ हो रहे हैं? ब्लड में। और बाकी जो रिलीजिंग फैक्टर्स या रिलीजिंग हार्मोन्स हैं उनकी प्रोडक्शन हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स में हो रही है। वहां से ब्लड वेजल्स के जरिए ये पहुंचते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में। एंटीरियर पिट्यूटरी की जो एंडोक्राइन सेल्स हैं वो ये मुख्तलिफ तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करके बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। ये जो छोटा सा स्टॉक है जो ब्रेन के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड को अटैच करता है इसको कहते हैं इन्फंडिबुलम। और इन दोनों एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच में भी थोड़े से सेल्स होते हैं, उसको कहते हैं इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। ठीक है जी। अब इससे मिलता जुलता एक टेबल आपकी बुक में भी है, थोड़े से नामों का फर्क होगा, इट डजंट मैटर, आप बेसिक कंसेप्ट के ऊपर ध्यान रखें। आपकी बुक में फैक्टर्स का वर्ड यूज किया गया है, बहुत सारी जगहों पे इसको हार्मोन कहा गया है। सो काम एक ही जैसा है और थोड़ी सी नेमिंग की आपने शायद नोट किया हो कि थ्रू आउट साइंस हर चीज के कई नाम होते। तो यहाँ पे जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन लिखा हुआ है आपकी बुक में, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर लिखा हुआ है। ठीक है जी। TRF या TRH जो भी इसको कहें, इट स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर या हार्मोन जो है CRF या CRH, इट स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ ACTH। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, इट स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ FSH एंड LH। Growth hormone releasing hormone stimulates the release of growth hormone. Growth hormone inhibiting hormone, somatostatin, it inhibits the release of growth hormone. Prolactin, मतलब ये देखिए, ये जो थायराइड के लिए, TSH के लिए, ACTH के लिए, FSH LH के लिए सिर्फ रिलीजिंग हार्मोन्स है। यानी इनके जो प्रोडक्शन के सेल्स हैं ये जब इनको मैसेज मिलेगा प्रोडक्शन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। लेकिन ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन करने वाले सेल्स और प्रोलैक्टिन के प्रोडक्शन करने वाले सेल्स, उनके रिलीजिंग फैक्टर्स भी हैं और इनहिबिटरी फैक्टर्स भी। सो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर stimulates the release of prolactin and prolactin inhibiting factor or hormone inhibits the release of prolactin. अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड आपने पहले भी डिटेल से पढ़ा था कि मास्टर ग्लैंड है एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये भी हमने डिस्कस कर ली ये वाली डायग्राम। वही न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स पहले कैपिलरी बेड में रिलीज करेंगे ये फैक्टर्स जो अभी हमने पहले टेबल में डिस्कस किए हैं, और फिर ब्लड सप्लाई के जरिए ये हार्मोन्स या फैक्टर्स पहुंचेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी के एंडोक्राइन सेल्स तक और प्रोड्यूस करेंगे अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस TSH, ACTH, FSH एंड LH, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन और एंडोर्फिन्स। ठीक है जी। एंडोर्फिन्स का वैसे आपकी बुक में जिक्र नहीं है, लेकिन ये पेन रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं ब्रेन के, और ये नेचुरल पेन किलर्स हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं। देन पिट्यूटरी ग्लैंड का एक मीडियन लोब भी है जो डायग्राम्स में इतना प्रॉपर नहीं शो हुआ है, एक बहुत नैरो सा पैच होता है, और यहाँ से एक ही हार्मोन प्रोड्यूस होता है MSH, मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है जी। और इसकी प्रोडक्शन भी हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है, हाइपोथैलेमिक MSH इनहिबिटरी हार्मोन के अंडर, और ह्यूमंस के अंदर इस हार्मोन की प्रोडक्शन प्रेगनेंसी में बढ़ती है, अदरवाइज जनरली कम ही होती है। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसकी प्रोडक्शन हमने डिस्कस किया कि बेसिकली न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस कर रहे हैं। पिट्यूटरी का पोस्टीरियर पार्ट सिर्फ उसको, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी उसको स्टोर कर रहा है, और जब जरूरत हो तो ऑक्सीटोसिन और ADH को रिलीज कर रहा है। ठीक है जी। अब ये ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड ये वाली बातें हमने पहले डिस्कस की थी कि ड्वार्फिज्म अगर कम हो जाए तो ड्वार्फिज्म, ज़्यादा हो जाए तो जाइगेंटिज्म और ग्रोइंग एज में, और अगर आफ्टर एडल्टहुड ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोपिन ज़्यादा हो जाए तो फिर एक्रोमेगाली हो जाता है, जिसमें लार्ज हैंड, लार्ज फीट और जॉ बोन्स लार्ज हो जाती। ठीक है जी। ADH का फंक्शन हमने पहले डिस्कस किया था, वेसोप्रेसिन इसका नाम है। It is released when low amount of water is present in the body fluids and it increases the reabsorption of water from nephron. और इसकी जो under secretion है, it leads to the production of a disease called diabetes insipidus, excessive loss of water in the form of urine. और अगर इसकी ओवर सिक्रीशन हो जाए तो इसकी वजह से बहुत से किडनी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ऑक्सीटोसिन जो है ये स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वॉल्स ड्यूरिंग लेबर पेन्स ऑफ द चाइल्ड बर्थ, एंड इट इज नेसेसरी फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट बिकॉज इट डायलेट्स द मिल्क डक्ट्स। ओवर सिक्रीशन की वजह से रप्चर ऑफ यूट्राइन वॉल हो सकता है, और अंडर सिक्रीशन की वजह से नॉर्मल चाइल्ड बर्थ लेबर जो है वो इनहिबिट हो सकता है। एक्चुअली जो बातें हमने पिछली प्रेजेंटेशन में डिस्कस की हुई थी फॉर स्कूल लेवल, उनको हम रिपीट नहीं कर रहे। थायराइड का स्ट्रक्चर या इंटीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी की जो फंक्शंस हमने पहले डिस्कस किए हुए थे
उनको वहीं से आप दोबारा देख लें। थायराइड ग्लैंड पे हमें पता है कि थायराइड ग्लैंड की जो प्रोडक्शन है बेसिकली T3 एंड T4 की, वो डिपेंड करती है TSH के ऊपर। TSH कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की वजह से, या थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर TRH। ठीक है जी। हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आ रहा है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के सेल्स को इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाए। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्लड के जरिए पूरी बॉडी में जाएगा, लेकिन उसके रिसेप्टर्स क्योंकि थायराइड ग्लैंड के सेल्स के ऊपर हैं, इसलिए यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के सेल्स उसके मैसेज के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करेंगे थायराइड हार्मोन T3 एंड T4। T3 और T4 का बेसिक रोल जो है वो इंक्रीज मेटाबॉलिज्म है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, और इफेक्ट जो है इन हार्मोन्स का ये बढ़ाना है। थायराइड हार्मोन्स बेसिकली, ये डायग्राम यही बता रही है कि हाइपोथैलेमस से TRH पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर आया, पिट्यूटरी ग्लैंड ने TSH प्रोड्यूस किया जो थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा। थायराइड ग्लैंड की 3 मेन प्रोडक्शन है, T3, T4, कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन की रेगुलेशन अलग है, कैल्शियम लेवल के साथ वो एसोसिएटेड है। T3, T4 का जो रोल है वो बेसिकली ज्यादा डिटेल से यहाँ पे डिस्कस हुआ है। इट इज रिलेटेड विद द जनरल बॉडी मेटाबॉलिज्म। बॉडी के हर सेल के ऊपर तकरीबन T3, T4 के रिसेप्टर्स हैं। T3 ट्राइआयोडोथायरोनिन, T4 टेट्राआयोडोथायरोनिन। अगर थायरोनिन मॉलिक्यूल के साथ 4 आयोडीन्स अटैच हो देन इट इज T4, अगर 3 आयोडीन अटैच हो देन इट इज T3। बेसिक जिसके फंक्शंस हैं ये ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, हार्ट रेट को स्टिमुलेट करने में, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करने में, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट में को स्टिमुलेट करता है, डिग्रेड करता है कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड्स को एनहांस करता है, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को, और विटामिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करता है। अच्छा, अब डिफरेंट प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है थायराइड के साथ। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है? जब थायराइड हार्मोन्स यानी T3, T4 की, जब थायराइड हार्मोन्स का वर्ड यूज हो तो T3, T4 मेनली कहा जा रहा होता है। ठीक है जी। जब T3, T4 का लेवल बॉडी में कम हो, हाइपो मीन्स लेस, जैसे हाइपोटोनिक में था, ठीक है ना, तो अगर एडल्ट्स में हाइपोथायरॉयडिज्म हो तो उस डिजीज को कहते हैं मिक्सिडीमा। अगर इन्फेंट्स में हो तो उसको कहते हैं क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म में पुअर मेंटल ग्रोथ होती है, पुअर फिजिकल ग्रोथ होती है, इनफर्टिलिटी होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। क्योंकि अभी आप देखें ना, ये जितने इंपॉर्टेंट फंक्शंस डिस्कस किए, ये अगर ड्यूरिंग डेवलपमेंट सही नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो सकेगी। लेकिन एडल्टहुड में जब हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो उसके जो सिम्टम्स हैं वो डिफरेंट है। ये देखें, ये एक हाइपोथायरॉयडिज्म की पेशेंट की बिफोर ट्रीटमेंट पिक्चर है और आफ्टर ट्रीटमेंट ये है। पफी फेस, स्वेलिंग ऑन द फेस, थिनिंग ऑफ हेयर लॉस, लॉस ऑफ आईब्रोज। ये देखें, साइड से आईब्रोज खत्म हो जाती हैं। पफी फेस एंड लार्ज थायराइड जो कि ग्वाइटर की कंडीशन होती है। ड्राई एंड कोर्स स्किन, स्लो हार्ट बीट, पुअर एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन, कूल एक्सट्रीमिटीज, स्वेलिंग ऑफ द लिम्स, इनफर्टिलिटी, weight gain, poor memory, intolerance to cold, feeling of tiredness, because the thyroid gland is unable to produce enough thyroid hormone according to the requirement. पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जब T3, T4 पे डिपेंडेंट है और T3, T4 इनफ नहीं होगा तो ये इतने बहुत सारे प्रॉब्लम्स बॉडी में होंगे। ठीक है जी। इसके ऑपोजिट जो डिजीज है ओवर सिक्रीशन, ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म इज अंडर सिक्रीशन। एडल्ट्स में हो तो मिक्सिडीमा, इन्फेंट्स में हो तो क्रिटिनिज्म। Hyperthyroidism is oversecretion of T3, T4. This is Graves' disease. ये देखें, patient suffering from Graves' disease और hyperthyroidism before treatment and after treatment. Bulging eyes एक इनका सबसे जो easy to identify symptom है वो होता है। Fine brittle hair, hair loss, bulging eyes, यानी hair loss को वैसे मामूली नहीं समझना चाहिए, कोई ना कोई प्रॉब्लम इंडिकेट कर रहा है। ठीक है जी। बल्जिंग आइज, इसमें भी एनलार्ज थायराइड हो सकता है। इंक्रीज रेस्पिरेशन यानी गर्मी ज्यादा लगेगी। अभी हाइपोथायरॉयडिज्म में हमने देखा कि उनको सर्दी ज्यादा लगती है। जिनको हद से ज्यादा सर्दी लगे उनको भी प्रॉब्लम होता है, जिनको हद से ज्यादा गर्मी लगे उनको भी यही प्रॉब्लम होता है। सो एनलार्ज लिवर, मेटाबॉलिज्म का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है लिवर के साथ। एबनॉर्मल हार्ट रिदम चेंज होता रहता है। इंक्रीज एपेटाइट, भूख बहुत लगेगी, वजन नहीं बढ़ेगा। लॉस ऑफ लिबिडो, हैंड ट्रेमर्स, हाथों में बेचैनी पूरे जिस्म में होगी और हाथ भी कपकपाते रहेंगे। नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया। उसमें देखा था हमने कि कॉन्स्टिपेशन थी, इसमें नॉजिया, वॉमिटिंग और डायरिया ड्यू टू एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन T3 एंड T4। इरिटेबिलिटी, मिजाज में यानी बेचैनी, चिड़चिड़ापन होता है। हाइपर एक्टिविटी, सुकून से नहीं बैठ सकते, मतलब दे ऑलवेज हैव टू डू समथिंग। हाई ब्लड शुगर लेवल होता है इनका ड्यू टू T3, T4 एंड हायर लेवल्स। इंटॉलरेंस टू हीट होती है एंड लो सीरम कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है जी।
पैराथायरॉयड ग्लैंड और पैराथॉर्मोन जो हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड को भी हमने पहले डिस्कस किया था कि इसकी लोकेशन किधर है और इसकी प्रोडक्शन है पैराथॉर्मोन। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी, दोबारा इसको डिस्कस कर रहे हैं। ब्लड कैल्शियम लेवल जो है उसके रेगुलेशन दो हार्मोन्स के कंट्रोल में, कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन। जब भी बॉडी में कैल्शियम लेवल हाई हो, आम हालात में कब हाई होगा, जब हम कोई कैल्शियम की टैबलेट लें या कोई ऐसी फूड लें जिसमें कैल्शियम ज्यादा हो, तो इफ द कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड राइज अबव अ सेट पॉइंट, तो थायराइड ग्लैंड जो है वो रिलीज करता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन गोज टू द ब्लड एंड इट एक्ट्स ऑन थ्री थिंग्स। हाई लेवल ऑफ कैल्शियम को कम करने के लिए बॉडी क्या करेगी कैल्सिटोनिन के जरिए? इसके तीन टारगेट ऑर्गन्स होते हैं कैल्सिटोनिन के। वन इज द बोन्स, बोन्स में डिपोजिशन बढ़ा देगा कैल्शियम की। अदर इज सेकेंड वन इज किडनी, किडनी के जरिए एक्सक्रीशन बढ़ा देगा। नंबर 3 इज डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्प्शन कम कर देगा, यानी हर वो काम करेगा जिससे कि ब्लड कैल्शियम लेवल लो की तरफ आए। अच्छा, अब अगर किसी का ब्लड कैल्शियम लेवल लो हो जाए, डेली हमारा ब्लड कैल्शियम लेवल एक्चुअली चेंज हो रहा होता है, हमारी बॉडी में कैल्शियम लॉस और गेन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। इफ द ब्लड कैल्शियम लेवल्स fall below a set point, then parathyroid glands, which are present on the posterior side of the thyroid gland as 4 lobes, they release the hormone parathormone. पैराथॉर्मोन जो है वो इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। किस तरह? बाय इंक्रीजिंग द रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स, बोन्स में से कैल्शियम को घोल घोल के बाहर निकालता रहेगा, ब्लड में लाता रहेगा। बाय इंक्रीजिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम से, एंड बाय इंक्रीजिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द किडनी। ठीक है जी। अच्छा, पैराथॉर्मोन की ओवर सिक्रीशन की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है, किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। अंडर सिक्रीशन की वजह से हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन होती है विच लीड्स टू टेटनी। टेटनी हमने पहले काफी डिटेल से पढ़ा था पिछले वीडियो में। ओके, नाउ वी कम टुवर्ड्स पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का ये स्ट्रक्चर आपको पता है ड्यूडेनम के इधर मौजूद होता है। इसके साथ इसमें से मेन पेनक्रियाटिक डक्ट निकल रही होती है जो कॉमन बाइल डक्ट के साथ मिलकर ड्यूडेनम में जाती है। अब ये देखेंगे इसका एक पोर्शन एनलार्ज्ड है, ये जो डक्ट जा रही है ये पेनक्रियाटिक डक्ट है। ठीक है जी। पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ जो सेल्स एसोसिएटेड होते हैं जो पेनक्रियाटिक जूस बनाते हैं, दे आर एक्सोक्राइन सेल्स, इनको कहते हैं पेनक्रियाटिक एसिनार सेल्स। ये एक्चुअली पेनक्रियाज की स्लाइड भी आपके प्रैक्टिकल के कोर्स में, इसलिए मैं ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिटेल से समझा रही हूँ। अच्छा, पेनक्रियाटिक एसिनार सेल्स प्रोड्यूस pancreatic juice which goes to the pancreatic duct and then to the duodenum and digest the food. While there are some islands of cells which are not associated with the pancreatic duct branches. These are called islets of Langerhans. They only have got blood capillaries because these are endocrine cells and they are going to produce hormones which are taken by the blood to different body parts. दो मेन हार्मोन्स हैं, वैसे तो और भी हार्मोन्स इससे प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन दो मेन हार्मोन्स हैं जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से प्रोड्यूस होते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन जो सेल्स प्रोड्यूस करते हैं उनको कहते हैं बीटा सेल्स, ग्लूकागॉन जो सेल्स प्रोड्यूस करते हैं उनको कहते हैं अल्फा सेल्स। अब इस पे बहुत बात हो चुकी है, फिर दोबारा बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लो ब्लड ग्लूकोज लेवल जब भी होगा हमारी बॉडी का, तो पेनक्रियाज, अच्छा नहीं, आम हालात में तो हमारा लो ब्लड ग्लूकोज होता ही नहीं, हम खा लेते हैं जल्दी से। आम हालात में जब भी हम कुछ खाते हैं हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। पेनक्रियाज डिटेक्ट करता है इस हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल को और इंसुलिन रिलीज होती है बीटा सेल से। बीटा सेल जो इंसुलिन रिलीज करते हैं वो जाके डिफरेंट जगह पे उस ग्लूकोज को डिपॉजिट करवाते हैं या किसी भी तरह उसको नॉर्मल पे ले आते हैं। एक उसका एस्पेक्ट है फैट सेल्स, जहाँ पे वो स्टोर के हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ फैट्स। और जब हम 10 घंटे से ज्यादा भूखे रहें तो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो जाता है, पेनक्रियाज उसको डिटेक्ट करता है और ग्लूकागॉन रिलीज करता है फ्रॉम द अल्फा सेल्स विच एक्ट ऑन लिवर बेसिकली, और उसके अलावा और पार्ट्स पे भी करता है टू रिलीज ग्लूकोज इन द ब्लड टू अचीव नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज। अच्छा, फिर यही बात पेनक्रियाज से जब whenever there is low blood sugar then it promotes glucagon release. Glucagon release from pancreas stimulates breakdown of glycogen. ग्लाइकोजन क्या है? स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? मेनली लिवर में और मसल्स में। तो जब भी हमारी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए तो फर्स्ट उसका टारगेट होता है कि ग्लूकागॉन के जरिए ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन की जाए, ग्लाइकोजिनोलाइसिस
या ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी ग्लूकोज बनाना, और उसके जरिए नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो अचीव हो जाता है. व्हेनेवर द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज हाई देन इट प्रोमोट्स इंसुलिन रिलीज, और पेनक्रियास से जो इंसुलिन रिलीज होता है वो लिवर और मसल्स के अंदर ग्लूकोज की कन्वर्जन एंड स्टोरेज इनटू ग्लाइकोजन और टिश्यू सेल्स यानी मसल्स, किडनी, फैट्स के ऊपर एक्ट करके वहां पे उसका इस्तेमाल या स्टोरेज बढ़ाना करता है, जिसके जरिए ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है. ठीक है जी. अब यही बात हम थोड़ी और डिटेल से देख रहे हैं. नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल जब भी हाई होगा, बीटा सेल्स सिक्रीट इंसुलिन. इंसुलिन के बहुत सारे टारगेट्स हैं, ये सारे उसके टारगेट्स हैं. इंक्रीज रेट ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू टारगेट सेल, के बॉडी के सेल्स के अंदर ग्लूकोज की एंट्री हो जाए. इंक्रीज रेट ऑफ ग्लूकोज यूटिलाइजेशन एंड एटीपी जनरेशन, हर सेल के अंदर ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का काम ज्यादा से ज्यादा हो ताकि ग्लूकोज इस्तेमाल हो सके. इंक्रीज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज, अब ये जितने सेल्स इस्तेमाल करेंगे तो वो यूटिलाइज हो जाएगा, लेकिन अगर अब सेल्स ने इस्तेमाल ही नहीं करना तो वो जो एक्स्ट्रा है काम ही नहीं कर रहे, मतलब खा के फिर हम बैठ गए हैं, फिर काउच पोटैटो बन गए वगैरह. सो इंक्रीज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, कहाँ स्टोर होगा ये ग्लाइकोजन? लिवर में और स्केलेटल मसल्स. ग्लाइकोजन प्रोडक्शन होती लिवर में है, स्टोरेज की दो जगह हैं, लिवर और स्केलेटल मसल्स. फर्दर क्या हो सकता है? इंक्रीज अमाइनो एसिड एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटीन सिंथेसिस, के इसी की वजह से प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाए. एंड इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस, एडिपोज टिश्यू यानी फैटी टिश्यू फिर भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो तो वो उसको फैटी टिश्यू में कन्वर्ट कर देते हैं. एज अ रिजल्ट इन सारी चेंजेस की वजह से क्या होता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है और नॉर्मल पे आ जाता है. Whenever blood glucose level is more than this balanced level of the requirement of the blood glucose level, then alpha cells secrete glucagon. There are three main targets of glucagon: increased breakdown of glycogen to glucose. ठीक है जी, यही जो काम इधर हुआ था इसके ऑपोजिट, लिवर और स्केलेटल मसल से ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाना. इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स टू फैटी एसिड्स, एडिपोज टिश्यू को भी ब्रेक डाउन करना और फैट से फैटी एसिड्स बनाना, फिर फैटी एसिड से मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को बनाना जो कि यूटिलाइज हो सके इनटू एटीपी प्रोडक्शन. इंक्रीज सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द लिवर. ठीक है जी, इन सब बातों से क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और ये एडिपोज टिश्यू भी ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बनाता है और लिवर के जरिए ये ब्लड में आ जाता है और नॉर्मल की तरफ ब्लड ग्लूकोज लेवल वापस आ जाता है. नाउ वी कम टुवर्ड्स एड्रीनल ग्लैंड. एड्रीनल ग्लैंड हमने पहले भी डिस्कस किया था कि दे आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द किडनी, और बिल्कुल जिस तरह किडनी के अंदर दो रीजन्स होते हैं, एक आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला, इसी तरह इसमें भी एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला होते हैं. और ये क्योंकि इसकी कोई डक्ट नहीं है, किडनी की तो ये डक्ट है ना यूरेटर, इसकी कोई डक्ट नहीं है, इसमें सिर्फ ब्लड सप्लाई है क्योंकि इसने हार्मोन्स प्रोड्यूस करने इन दोनों पार्ट्स ने, कॉर्टेक्स ने भी और मेडुला ने भी. अच्छा, बेसिकली ये स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस करता है व्हेनेवर वी आर इन स्ट्रेस किसी भी वजह से. ठीक है जी, तो एक तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो कि एक्टिवेट हो जाएगा और उसके थ्रू एड्रीनल मेडुला एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन प्रोड्यूस करेगा. ये डायरेक्ट क्योंकि नर्व के कंट्रोल में है तो ये किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? शॉर्ट टर्म स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए. ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके, अब ये एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन के इफेक्ट्स यहाँ लिखे हुए. ग्लाइकोजन इज ब्रोकन डाउन टू ग्लूकोज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल. साथ ही ये ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, ब्लड वेजल्स के ऊपर एक्ट करते हैं हार्मोन्स के दोनों, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन. ये थोड़े से मुख्तलिफ मॉलिक्यूल हैं लेकिन इनका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है, ये दोनों मिलकर ये सारे काम बढ़ा देते हैं. They increase the breathing rate, they increase the metabolic rate, they change the blood flow pattern, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि अलर्टनेस बढ़ जाती है और डाइजेस्टिव सिस्टम और किडनी का काम रुक जाता है. यानी ब्लड सप्लाई ब्रेन की तरफ ज्यादा हो जाएगा, मसल्स की तरफ ज्यादा हो जाएगा, लंग्स की तरफ ज्यादा हो जाएगा, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम और किडनी की तरफ कम हो जाएगा. ठीक है जी, ये जब हमें गुस्सा चढ़ रहा होता है या जब हम लड़ाई के लिए तैयार होते हैं या हमारे पीछे अगर कोई डॉग ही पड़ जाए फिर हम जिस तरह भागें, तो वो हमारी ये सिचुएशन जो है ना, उस वक्त हमारी बॉडी में ये सब कुछ एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन की वजह से हो रहा होता है. अच्छा, अब अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है तो वो हमारी बॉडी उस पर डिफरेंट तरह एक्ट करेगी. इन लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हाइपोथैलेमस से CRH रिलीज होता है जो कि इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर आके एक्ट करता है, वहां से ACTH प्रोड्यूस होता है जो कि ब्लड के जरिए एड्रीनल कॉर्टेक्स तक पहुंचता है. एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है फिर दो तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं
इसमें एल्डोस्टेरॉन वगैरह शामिल है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कॉर्टिसोल वगैरह शामिल है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो है ये रिटेंशन ऑफ सोडियम आयंस एंड वाटर बाय किडनीज को बढ़ाते हैं, दे इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर। यानी हमारा लॉन्ग टर्म स्ट्रेस जब भी रहेगा तो हमारे दोनों सूरतों में देखें ब्लड प्रेशर बढ़ा है, तो स्ट्रेस ब्लड प्रेशर बढ़ाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए स्ट्रेस को काबू में रखना बड़ा जरूरी है, वरना ब्लड प्रेशर जरूर हाई हो जाएगा। अच्छा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं, बहुत ही खतरनाक काम, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं। प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी के अंदर काम करने वाला। आम हालात में प्रोटीन नहीं टूटती, लेकिन इस सूरत हाल में प्रोटीन्स भी ब्रेक डाउन होनी शुरू हो जाती है, फैट्स भी ब्रेक डाउन होनी शुरू हो जाती है, और इसके जरिए ग्लूकोज बनाया जाता है। हालांकि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाना ऐसा है जैसे हमें सर्दी लग रही है तो हम हजार हजार के नोट जला के जो है ना वो आग जलाएं, ठीक है ना। तो इतना कीमती मॉलिक्यूल जो बहुत जरूरी और अहम है बॉडी के कामों के लिए, उसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाया जाता है, जिसके जरिए ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाया जाता है और इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है। दीज आर कॉल्ड इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स, और ये खास तौर पे दी जाती हैं इन द केस ऑफ ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह में। तो आम हालात में मतलब वो पेशेंट जिन सूरत हाल से गुजर रहे होते हैं, हम अपने आप को लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में मुब्तला करके अपने साथ वो कर रहे होते हैं। अच्छा, एडिसन डिजीज एक रेयर डिजीज है, और इसमें होता क्या है कि एड्रिनल ग्लैंड इज अनएबल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स। ये जो हार्मोन्स अभी हमने डिस्कस किए हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मेनली कॉर्टिसोल्स का ग्रुप जो है ना, ये अगर कम प्रोड्यूस हो तो फिर जो कंडीशन होती है दैट इज कॉल्ड एडिसन्स डिजीज। स्किन पे हाइपर पिगमेंटेशन होती है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, वीकनेस होती है, वेट लॉस, नोजिया, डायरिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, स्किन का कलर चेंज होना, ये विटिलाइगो वो वाली कंडीशन है जी, जो स्किन के ऊपर वाइट पैचेस पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये एडिसन डिजीज का एक सिम्टम है। ये अलग से भी हो सकता है, लेकिन एडिसन डिजीज के साथ भी हो सकता है। और अगर ये प्रॉब्लम बढ़ जाए तो फीवर और उसके साथ और बहुत सारे प्रॉब्लम्स यही जो इससे रिलेटेड है ये मजीद बढ़ जाते हैं। कुशिंग सिंड्रोम जो है ये कॉर्टिसोल के लेवल ज्यादा होना, एक्सेस ओवर सिक्रीशन है। इसके सिम्टम्स क्या है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो इरिटेबल हो जाता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो एक्साइटेड ज्यादा हो जाता है और थोड़ी थोड़ी बातों पे ओवर रिएक्शन शुरू हो जाता है पर्सन का। रेड एंड राउंड फेस होता है, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर होता है, कार्डिक हाइपरट्रोफी, हार्ट का साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है, ट्यूमर्स बन सकते हैं, और ओबेसिटी यानी फैट डिपोजिशन पर्टिकुलरली सेंट्रल बॉडी पार्ट में, एब्डोमेन में एंड बैक ऑफ द नेक। हाँ, बाजू और टांगे पतली होंगी और ये जो पार्ट है ना ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा बाकी बॉडी के लिहाज से। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन वीक होनी शुरू हो जाएंगी, मसल्स वीक होने शुरू हो जाएंगी, और स्किन अल्सर्स, और इसके अलावा फर्टिलिटी के ऊपर भी इफेक्ट होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।